नमस्ते बच्चों। अपन ने पिछले वीडियो में फियोल द्वारा प्रतिपादित 8 सिद्धांतों के बारे में चर्चा की थी। अब हम आगे के 6 सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने इसके पहले भी वीडियो जब बनाया था तो आपसे विशेष आग्रह किया था कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भले ना दें आप, चलेगा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, परंतु आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि चैनल सब्सक्राइब करने में एक फायदा ये होगा, या जिनको भी आप बताते हैं, आपके परिचित जितने भी बच्चे हैं उनको बताते हैं, तो जो अकाउंट के लेसन जो मैं पढ़ाऊंगा वो कभी कभी ये हो सकता है, क्योंकि एक एक दिन में 3-3 वीडियो हम बना रहे हैं, तो हो सकता है कि व्हाट्सएप ग्रुप में आपके ना डल पाए, हम डायरेक्ट सीधे यूट्यूब में डल जाए। उसीलिए मैं आपसे विशेष आग्रह इस बारे में कर रहा था। अब हम आ जाते हैं सीधे सीधे फ्यूल के सिद्धांत में। 9वां सिद्धांत जो दिया हुआ फ्यूल का, वो व्यवस्था का सिद्धांत है और बड़ा सुंदर सिद्धांत है। ये हमारे जीवन के लिए भी उपयोगी है। आपने देखा होगा आपके किचन में आपकी मम्मी जो है हर सामान को जमा कर रखती है, और जहां जमा हुआ सामान रहता उसी स्थान पर फिर से रखती, ताकि ढूंढने में प्रॉब्लम ना जाए। ये व्यवस्था का सिद्धांत कोई बाहर से नहीं आया है। ये व्यवस्था का सिद्धांत हमेशा जो है हमारे जीवन में काम आता है। यहाँ सर हेनरी फ्यूल ये कहना चाहते हैं कि एक कारखाने के अंदर में जो यंत्र और औजार हैं, औजार यथा स्थान पे रखे हुए होने चाहिए, क्योंकि बार बार हमें ये औजारों की आवश्यकता पड़ेगी। यथा स्थान में यदि औजार रखे हुए हैं तो आवश्यकता पड़ने पर हम उन औजारों को जल्दी से जल्दी निकाल सकेंगे, और फिर जहां की तहां रख देंगे तो अगली बार आवश्यकता पड़ेगी तो हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और हमारा जो समय है वो खराब नहीं जाएगा। तो यहाँ हेनरी फ्यूल ये बताना चाहते हैं कि किसी भी उपक्रम या कारखाने के अंदर में काम करने वाले श्रमिक, उनका स्थान निश्चित होना चाहिए। वहां जो उपकरण है उनका स्थान यथा स्थान निश्चित होना चाहिए, और जितने भी यंत्र और औजार काम आते हैं मशीन को संचालित करने के लिए, वो भी व्यवस्थित तरीके से रखे हुए होना चाहिए, और यूज करने के बाद पुनः उन्हें उन्हीं स्थान पर रख देना चाहिए। इससे हमारे समय में बचत होती है और प्रोडक्शन में वृद्धि होती है। इसके बाद अगला सिद्धांत जो दिया हुआ बेटे, वह है 10वें नंबर का समता का सिद्धांत। समता का सिद्धांत का मतलब क्या है? एक उपक्रम के अंदर में जो नेतृत्व होता है वो अपने अंडर में काम करने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों के साथ सहयोग के भाव, विश्वास के भाव और बिना किसी पक्षपात के सभी के साथ अच्छा व्यवहार करे, तो इसे कहते हैं समता का भाव। यदि हम अपने श्रमिकों के साथ समता का भाव रखेंगे तो सभी श्रमिक जो हैं वो संतुष्ट रहेंगे और बहुत अच्छे से कारखाने में काम करके हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन देंगे, और इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। अब इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी निकल के आता है। यदि आप नेतृत्व कर रहे हैं और यदि आप कुछ श्रमिकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और कुछ श्रमिकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो यहाँ पर 2 गुट बन जाएंगे और गुटबाजी होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने पक्षपात किया, और इस गुटबाजी से हमारे उपक्रम को नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रोडक्शन कहीं गया, वे गुट आपस में विवाद करेंगे। इसके बाद हम अगला आते हैं सिद्धांत में, स्थायित्व के सिद्धांत में। देखिए, किसी भी उपक्रम में काम करने वाला कर्मचारी या श्रमिक, यदि उसे स्थायित्व की गारंटी प्रबंधन की ओर से मिल जाती है तो वो पूरी जिम्मेदारी से काम करता है, जिम्मेदारी से काम और पूरी लगन से काम करता। क्यों करता है? यदि उसे ये मालूम होगा कि यार मैं तो यहाँ पर डेली बेसिस पे काम कर रहा हूँ,
आज इस कंपनी में काम कर रहा हूं, छोड़ के चला जाऊंगा, फिर किसी दूसरी कंपनी में काम करने लगूंगा, तीसरी कंपनी में काम करने लगूंगा। वो अपने काम को कभी भी जिम्मेदारी से नहीं करेगा। लेकिन यदि हमारे जो श्रमिक हैं, हम उन्हें परमानेंट नौकरी करने की ये गारंटी दे दें कि भाई तुम जो भर्ती यहाँ पर हमारे यहाँ हुए हैं, बिना कोई अनुशासन भंग किए यदि आप लगातार काम करते रहते हैं तो आपको नौकरी से कोई नहीं लेकर निकालेगा। ये परमानेंट या स्थायित्व के भाव जैसे ही उसके अंदर में आ जाएंगे, वो पूरे लगन से अधिक परिश्रम करके अधिक से अधिक उत्पादन और श्रेष्ठ क्वालिटी का उत्पादन देकर हमारी फार्म कंपनी उपक्रम को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। इसके बाद आता है पहल शक्ति का सिद्धांत। पहल शक्ति का सिद्धांत होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझे। इसमें बड़ा छोटे में बताया गया पुस्तक के अंदर में। कॉलेज में जब आप जाएंगे तो इसको बड़ा विस्तृत रूप में समझने को आपको मिलेगा। पहल शक्ति का सिद्धांत जो है, इसमें यह बताया गया है कि कई बार जो काम हाथी नहीं कर पाता है वो एक छोटी सी चींटी करके दिखा सकती है। कहने का मतलब ये है कि हमारे उपक्रम के अंदर में जो श्रमिक काम कर रहे हैं, छोटे से छोटा श्रमिक और बड़ा से बड़ा अधिकारी, ये नहीं है कि एक बड़ा अधिकारी है तो उसके पास बहुत ज्यादा विद्वता है, वो बुद्धिमान है, और एक जो श्रमिक काम कर रहा है वो बुद्धिमान नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता। तो यहां पर फ्योल ये कहना चाहते हैं कि हमारे उपक्रम में, हमारे कारखाने में यदि कोई निचले स्तर का कर्मचारी जो है वो कोई अच्छी योजना उपक्रम के फायदे के लिए कोई अच्छी योजना लेकर आता है जिससे उपक्रम को फायदा हो सकता है, तो उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, उसे शाबाशी देना चाहिए और उसकी योजना को हमारे उपक्रम में लागू भी करना चाहिए। और जब उसका लाभ मिलता है तो उसका श्रेय भी देना चाहिए, ताकि वो कंपनी के हित में और अच्छी अच्छी योजनाएं बनाने के लिए हमेशा पहल करता रहे। ये बात का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद बेटा अगला जो आता है 13वें नंबर का सिद्धांत, सेकंड लास्ट, सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। सोपान श्रृंखला का सिद्धांत परीक्षा में कई बार 3 नंबर में पूछा गया है या 4 नंबर में पूछा गया। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपके सामने किताब का एक फोटो जो है त्रिभुज के आकार में दिया हुआ है, ये फोटो है, तो ये आपको सामने रख रहा हूं। और सोपान श्रृंखला के सिद्धांत में उन्होंने ये स्पष्ट करते हुए बताया कि किसी भी उपक्रम में एक निश्चित श्रृंखला होनी चाहिए और उसी श्रृंखला के अनुसार कार्य संपादित होने चाहिए। श्रृंखला टूटनी भी नहीं चाहिए। आप उस चित्र जो मैंने उसमें दिया है उस पे आप ध्यान से देखिए। यदि जी व्यक्ति को कोई निर्देश प्राप्त करना है तो वो थ्रू FEDGB और फिर उसके बाद एस के पास अपनी बात पहुंचाएगा, और ए को यदि कोई बात पहुंचानी है तो वो बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई और फिर एफ और जी के पास अपनी बात पहुंचाएगा। यानी एक श्रृंखला चलती रहनी चाहिए, है ना। लेकिन यहां पर अपन को ये भी देखना है कि श्रृंखला आवश्यकता, देखिए एक व्यवसाय है, श्रृंखला बना दी गई है, श्रृंखला टूटनी भी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है भैया कि श्रृंखला कभी व्यापार में कई स्थिति ऐसी निर्मित हो जाती कि तुरंत निचले स्तर पर निर्णय लेना पड़ता है, वहां पर अब अधिकारी को उससे पूछने जाना नहीं है। तो आवश्यकता पड़ने पर हम निचले स्तर पर भी तत्काल निर्णय ले लें, इसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। सहयोग का सिद्धांत लास्ट है। सहयोग के सिद्धांत में यह स्पष्ट किया गया है कि यहां पर जब एक पूरी टीम काम करती, टीम वर्क, एक उपक्रम के अंदर में एक टीम पूरी काम करती है जिसमें मैनेजर का भी उतना ही योगदान होता है, तो जो एक निचले स्तर के श्रमिक का भी योगदान। तो यहां पर इतना बड़ा समूह जब काम कर रहा है तो इनके बीच में पूर्ण सहयोग के भाव
होने चाहिए, एक टीम भाव होना चाहिए। इनके बीच में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। सभी के बीच में यदि सहयोग के भाव होंगे तो सभी मिलजुल कर अच्छे से कार्य करेंगे और अधिक से अधिक उत्पादन करके फर्म, उपक्रम या कारखाने को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये फ्यूल के 14 सिद्धांत आज कंप्लीट हो गए। शेष हम टेलर के सिद्धांत जो हैं वो अगले उसमें देखेंगे। धन्यवाद।